हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेडीपी को हिमांशु मैम पर। जैसा कि आपको पता है साथियों कि इस समय हमारी होती है हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी बेहतरीन हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। आपको बताना है हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा था इनमें से। तो आप लोग आंसर करिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उतंड मार्तंड जो है हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह या पिट ही गया कौन सा वाक्य है। तो आपको बताना है ये जो चिन्ह लगा है ये किस किस चीज़ का है। विधिवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक है, संकेतवाचक है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ओह या पिट ही गया, हे राम, ओह अरे, ये सब कैसे होते हैं? विस्मयादि वाचक या विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। ये जो चिन्ह है ये है विस्मयादि बोधक का। आगे चलते हैं। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है। आपको बताना है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कैसा वाक्य हो जाएगा ये। क्या ये विस्मयवाचक है? नहीं। क्या ये आज्ञावाचक है? नहीं है। क्या ये निषेध वाक्य है? ये भी नहीं है। तो कैसा है ये साथियों? यह है संकेतवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे। ये सब करवा चुके हैं आपको। अगर आपने हमारी ये सब क्लासें नहीं देखी हैं, हिंदी साहित्य की क्लासें आपके 3 या 4 पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लें। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन थे? तो इनमें से थे लल्लू लाल। कौन थे? लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो लोग जुड़े हैं साथियों, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। शेयर कर दें सभी लोग। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? आपको बताना है रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो आंसर कर दीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। आगे चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? आपको बताना है संज्ञा के कितने भेद हैं। 2, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। संज्ञा के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दीजिए एक बार। संज्ञा के कितने भेद हैं आपको बताना है। दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए क्योंकि कई लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। तो एक बार शेयर कर दें सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक में समास है। आपको बताना है प्रत्येक में कौन सा समास हो जाएगा। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय है। प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक में समास बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। प्रत्येक में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। कैसा है? अव्ययी भाव, क्योंकि ये बना है प्रति प्लस एक से मिलकर के। तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव। जहाँ पे उपसर्ग लगा होता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिरंगा क्या है? तिरंगा में बताना है कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तिरंगा कौन सा समास है? आंसर करिए एक बार। आपके आंसर हम देख रहे हैं, आप लोग आंसर कीजिए। तिरंगा में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर द्विगु समास होता तो फिर द्विगु समास हो जाता, लेकिन यहाँ पे द्विगु नहीं है तो द्वंद्व भी नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व में दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। कर्मधारय है नहीं तो फिर कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा तिरंगा में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? क्या पूछा गया? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दिया। रामचरितमानस की भाषा आपको बतानी है क्या है। आपको जब हम हिंदी की अपनी साहित्य की क्लासें करा रहे थे तो आपको बताया था कि राम से संबंधित अगर कुछ भी पूछा जाता है तो वहाँ पर हमेशा क्या आएगा? अवधि आएगा। तो इसमें भाषा कौन सी होगी? राम से संबंधित है रामचरितमानस, तो हो जाएगी अवधि भाषा। कौन सी है? अवधि। अगर यहाँ पे पूछता कृष्ण से संबंधित कुछ हो तो वहाँ पे हो जाएगी ब्रजभाषा। आगे चलते हैं। भूषण किस रस के कवि थे? आपको बताना है भूषण जो थे वो किस रस के कवि थे। तो आंसर कीजिए एक बार। भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र, करुण, वीर या फिर श्रृंगार। ये श्रृंगार गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार की वर्तनी कैसे होती है? शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताइए भूषण किस रस के कवि थे?
ये थे वीर रस के कवि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है। यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, दंत या फिर दंत तालु या फिर तालु या फिर मूर्धा। उच्चारण स्थान बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए एक बार। सभी लोग क्लास को लाइक कर लें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, तालु। आगे चलते हैं। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। आप ऊ बोल के देखिए, आपको क्या लग रहा है कहाँ से आवाज़ निकल रही। ऊ तालु से निकल रही, ओष्ठ से या फिर कंठ से या फिर दंत तालु से। ऊ जो है कहाँ से निकलती है बोलिए और आंसर कर दें एक बार। ऊ तो ये निकलती है ओष्ठ से, कहाँ से, ओठों से निकलता है ऊ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, आपको यह बताना है। कई बार पूछा गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, वो कालिदास की है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो आंसर कर दें एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। आगे चलते हैं। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों आज की इस क्लास में सभी प्रकार के प्रश्न हैं, साहित्य से भी हैं, व्याकरण से भी हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करिए। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो स्वर्ण काल किसको कहते हैं, भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा। लग तो यही रहा है कि पूछा जाएगा फिर से। तो इसका हो जाएगा दावानल। क्या कहते हैं, दावानल। याद रखना है इसको, एक बार ध्यान से लिख के रख लीजिए। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। आगे चलते हैं। प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है। तो आंसर कर दे एक बार, सभी लोग कर दें आंसर इसका। प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है, उत्तरापेक्षी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरापेक्षी। आगे चलते हैं। पहले खाली जगह, उसके बाद एक को उग्र कहते हैं, यानी कि इनमें से किसको उग्र कहा जाता है, आपको यह बताना है। तो आंसर कर दीजिए सभी लोग, सही आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडे बेचन शर्मा को कहते हैं उग्र। क्या कहते हैं, उग्र। आगे चलते हैं। आगे है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, आपको बताना है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, आंसर कीजिए। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह के। किसके थे, जय सिंह के। आगे चलते हैं। ज्येष्ठ का विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा। क्या पुरु हो जाएगा, अगज हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा या फिर भूत हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम बताना है क्या हो जाएगा। ज्येष्ठ का विलोम होता है क्या, कनिष्ठ। क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। गमन का विलोम क्या होगा, गमन। गमन मीन्स होता है जाना और इसका हो जाएगा आगमन मीन्स होता है आना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता पूछा गया है, कौन है। राग दरबारी काफ़ी फेमस उपन्यास है राग दरबारी, इसको याद जरूर कर लें, हमने करवाए भी हैं। आप हमारी हिंदी साहित्य की सारी क्लासें देखिए पीछे जाकर एक बार, अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है तो। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर कर दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल की है, लल्लू लाल शुक्ल की है, श्रीलाल शुक्ल की है, सॉरी। राग दरबारी किसकी है, श्रीलाल शुक्ल की। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्री गणेश का विलोम होगा, आपको बताना है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विनाश, इत श्री, श्री राधा या फिर इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इति श्री। क्या हो जाएगा, इति श्री, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अथ का विलोम शब्द क्या होगा, अथ। कई बार आया है ये, अथ का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा, तो आंसर कीजिए। अथ का विलोम क्या हो जाएगा,
अंत हो जाएगा, अध हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, फिर इति हो जाएगा। तो इसका विलोम क्या होता है? इति होता है। क्या होता है? इति। इति का अथ होता है और अथ का इति होता है। याद रखना है इसको। दोनों में से कोई एक शब्द दे देगा आपको और उसका विलोम पूछेगा। इति पूछे तो अथ कर देना, अथ पूछे तो इति कर देना। आगे चलते हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। पूस की रात कहानी किसकी है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला या फिर प्रसाद? पूस की रात कहानीकार कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद है पूस की रात कहानी के रचनाकार। आगे चलते हैं। संस्कृत शब्द किससे बना है? आपको बताना है। भाष्य से बना है, भाष्य से बना है, या फिर इनमें से कौन सा भाष्य सही है? संस्कृत शब्द किससे बना है? आंसर कर दीजिए एक बार। संस्कृत शब्द बना है किससे? कौन से भाष्य से बना है? ये जो लिखे हैं चारों, इनमें बताइए किस भाष्य से बना है संस्कृत शब्द। तो वो बना है ऑप्शन नंबर डी, इस वाले भाष्य से बना है संस्कृत शब्द। इसमें नीचे हलंत लगना छूट गया था। इस वाले भाष्य से बना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तरुण का विपरीर्थक शब्द क्या हो जाएगा? आपको बताना है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी विलोम क्या हो जाएगा तरुण का? मंद हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, फिर इनमें से कोई नहीं। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बनाना है। विपरीत अर्थक शब्द क्या हो जाएगा? आपको बताना है। क्या हो जाएगा? मंद, वृद्ध, सुस्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर कर दीजिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? वृद्ध। आगे चलते हैं। गिरीश में कौन सा संधि है? बताना है। गिरीश में कौन सा संधि है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कर दे एक बार। गिरीश, गिरीश बड़ी की मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। काफ़ी आसान था। आगे चलते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है। ऐसा कौन सा व्यंजन है जो नासिक के है? शाह है, जा है, गा है, या फिर इया है? तो बताइए कौन सा व्यंजन नासिक के है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इया जो है ये नासिक के व्यंजन है। आगे चलते हैं। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन आया है? द्वित व्यंजन इनमें से किसमें? पुनः में है क्या? उत्साह में, इलाहाबाद में, या फिर दिल्ली में? द्वित व्यंजन किसमें है? द्वित व्यंजन है साथियों किसमें? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बिल्ली होता तो बिल्ली में भी हो सकता। जहाँ पे दो शब्द एक साथ आए वहाँ पर क्या होता है? द्वित व्यंजन होता है। आगे चलते हैं। छा जो है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपको बताना है। घोष वर्ण है, मूल स्वर है, तालव्य है, या फिर संयुक्त वर्ण है? छा, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आंसर कर दें एक बार सभी लोग। एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है, मेहनत करते रहिए साथियों। और ये प्रैक्टिस क्लासें हैं, इनको रोज़ दीजिए आप जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो जा कर के देखिए, आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। अगर सारी क्लासें कर ले जाएंगे तो 28 से 29 नंबर आप ले आएंगे आराम से। तो इसका हो जाएगा, ये कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, छा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्ञा जो है वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? देखिए आंसर कर दीजिए। आंसर करिए एक बार सभी लोग। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपको अगर कन्फ्यूजन होगी बता दें एक बार। तो ये किससे बना है साथियों? आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन होगी तो ये बना है बी वाले से। किससे बना है? ज्या प्लस इया से। ज्या प्लस इया से बना है ज्ञा शब्द। क्या बना है? ज्ञा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईदगाह कहानी के रचनाकार आपको बताना है कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, अज्ञेय प्रसाद, या फिर जैनेन्द्र? ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं कौन है साथियों? मुंशी प्रेमचंद थे ईदगाह कहानी के रचनाकार। काफ़ी अच्छी कहानी आपने पढ़ी भी होगी ईदगाह कहानी। चलते हैं आगे। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? एक बार बोल के देखिए। घा कहाँ से आवाज़ निकल रही? घा तो पता चल जाएगा कहाँ से है। तो आंसर कर दें एक बार। घा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ से। कहाँ से है? कंठ से है इसका उच्चारण स्थान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिन शब्दों के अंत में अ आता है इन्हें क्या कहते हैं? आंसर कर दीजिए सभी लोग। नए जुड़े हैं तो लाइक कर दें क्लास को।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। जिन शब्दों के अंत में आ आता है इन्हें क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अकारांत शब्द। क्या कहा जाता है? अकारांत शब्द। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित, एक बार सभी लोग आंसर कर दें, इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग आएगा? पूरा आएगा, पूरा आएगा, पुरस आएगा, या फिर कोई नहीं आएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगर उपसर्ग लगा भी होता तो लगा होता पूरा। क्या लगा होता? पूरा, तब होता ये पुरोहित। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सी है? अवनत में उपसर्ग पूछ, बताइए कौन सा है? अवनत, नत है, अवन है, अव है, या फिर आ है? अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा अव। क्या हो जाएगा? अब उपसर्ग लगा है अवनत शब्द में। आगे चलते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त, क्या बताना है? प्रत्यय कौन सा लगा है, बताना है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? ई है, आनी है, धानी है, या फिर ई है? तो ये है, लिखा होता है सावधान, लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सावधान। कई लोग तो आनी लगा भी दिए होंगे अब तक, लेकिन इसमें लगा क्या है? ई लगा है, बड़ी की मात्रा लगाई गई, हो गया सावधानी। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। सावधान से सावधानी बना होता है। कई लोगों ने इसमें लगा दिया होगा आनी, कई लोगों ने धानी लगा दिया होगा, है ना। तो इसमें क्या लगेगा? बड़ी की मात्रा लगती है, इसीलिए होता है सावधान से सावधानी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है? आपको बताना है। कविता जो है वीरों का कैसा हो बसंत, 9th या 10th में सभी लोगों ने पढ़ी होगी इसको। तो ये किसकी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। अगला क्वेश्चन है। मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कक्षा 9 या 10 में ये भी है। तो बताइए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? मसी कागज छुए नहीं, कलम गही नहीं हाथ, इसके रचयिता हैं कौन? ऑप्शन नंबर बी कबीरदास जी हैं। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग देख रहे हैं, पुराने साथी हमारे हैं, वो लोग एक बार शेयर कर दिया करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पहुंचा दें इस वीडियो को। और अपनी तैयारी को आप लगातार करते रहिए, जारी रखिए तैयारी को अच्छी तरीके से। धन्यवाद, बाय बाय।